नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा एजुकेशन में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज़ में हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे और बात करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में लिबरलिज्म के क्लासिकल जो फेज़ है उसको समझा और क्लासिकल लिबरलिज्म की जो समस्याएं थीं उसको समझा। इससे जस्ट पहले हमने वेलफेयर स्टेट और मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में समझा था। अब देखिए, कोई भी चीज़ जो आती है, कोई भी थ्योरी जो आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सैक्रोसैंक्ट हो, एकदम बिल्कुल ठीक हो, हर तरीके से ठीक हो। कुछ ना कुछ उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं समय के साथ साथ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से वेलफेयर स्टेट क्लासिकल लिबरलिज्म की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अच्छा माध्यम साबित हुआ, लेकिन वेलफेयर स्टेट के साथ भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब वेलफेयर स्टेट के साथ, यानी कि मॉडर्न लिबरलिज्म का जो प्रोडक्ट है ये वेलफेयर स्टेट, इसमें जो समस्याएं उत्पन्न होने लगी उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये है हमारा प्रॉब्लम्स विद वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं थीं। देखिए, सबसे पहले तो बात जान लीजिए, जब मॉडर्न लिबरलिज्म आया तो मॉडर्न लिबरलिज्म पहले थ्योरी आई थी, बाद में इसके प्रैक्टिकल यानी कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर स्टेट इन सोसाइटी। सोसाइटी में वेलफेयर स्टेट को लेके आया गया, वो एक मॉडर्न लिबरलिज्म की देन थी। लेकिन कुछ थिंकर इसकी भी समस्याओं को देख रहे थे, तो कुछ थिंकर्स ने वेलफेयर स्टेट की कुछ समस्याओं को देखा और इस पे क्वेश्चन रेज किए, जो कि अपने आप में लाजमी भी है। कोई भी जो थ्योरी होती है, कोई एक सिस्टम होता है, वो एक देश काल परिस्थिति के लिए बेहतर होता है और कुछ समय के बाद वो इररेलीवेंट सा दिखता है। तो इसमें वेलफेयर स्टेट अपने आप में कुछ समस्याएं उत्पन्न करने लगा था। अब वो क्या समस्याएं थी इसको देखा। सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें तो ये थिंकर्स थे जो लिबरलिज्म के साथ ही काम कर रहे थे, और लिबरलिज्म के साथ काम करते करते इन्होंने वेलफेयर स्टेट को ऐसा देखा कि एक लिबरलिज्म की डायरेक्शन में तो वेलफेयर स्टेट काम कर रहा था और सोशलिज्म की डायरेक्शन में सोशलिस्ट स्टेट काम कर रहा था। तो जब सोशलिस्ट स्टेट जो होता है, यानी कि समाजवादी राज्य जो होता है, उसके हाथों में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल होता है, यानी कि आर्थिक संसाधनों का या ज़्यादातर संसाधनों का कंट्रोल होता है, और उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उनको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता है, ये सोशलिस्ट स्टेट के हाथ में होता है। अब वेलफेयर स्टेट सोशलिस्ट स्टेट के जैसा तो नहीं होता है, लेकिन वेलफेयर स्टेट के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी जिससे कि वो सोशल सर्विस करने लगा। सोशल सर्विस का मतलब जो सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं, पुअर्स हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने यानी कि स्टेट ने अपनी तरफ से कुछ पैसा या रिसोर्सेज को इन सरकारी स्कीम के साथ साथ लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने देखा, जो वेलफेयर स्टेट के विरोध में काम कर रहे थे थिंकर, वो ये कह रहे हैं कि थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट वाज इनमिकल, ये अपने आप में इंडिविजुअल लिबर्टी की विरोधी है। अभी मैं आगे चल के इसको बताऊंगा कि इंडिविजुअल लिबर्टी की विरोधी कैसे निकल के आए। इट इन्वॉल्व द फोर्स ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द मोर कॉम्पिटेंट टू लेस कॉम्पिटेंट। इसका मतलब समझना जरूरी है। ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि आपका एक स्टेट है और स्टेट में आपकी दो टाइप की क्लासेस हैं। एक है आपकी कॉम्पिटेंट और एक है आपकी नॉन कॉम्पिटेंट। ऐसे मान लीजिए, एक तो ये है कि जिनके पास विचार है, जो मेहनत करते हैं, जो अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, जिनके पास आइडिया हैं, आइडिया को जनरेट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं सोसाइटी में। एक साइड तो ये क्लास है, इसको मान लीजिए ए, और एक ये साइड है, ये जो है पुअर हैं, इनके पास संसाधनों की कमी है, इनके पास
स्किल की कमी है। तो कहने का मतलब ये है वेलफेयर स्टेट क्या कर रहा था, वेलफेयर स्टेट जो अमीर लोग थे उनसे टैक्स लेकर, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लेके, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब मैंने पीछे बताया था, एक बार और बता रहा हूँ। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उस पर टैक्स बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इनका जो ये कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो मेहनत करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं इनको। तो इनसे जो सरकार टैक्स वसूलती है वो इन लोगों पे खर्च कर देती है। और ये कैसे हैं, ये लेस कॉम्पिटेंट है, ये पुअर हैं, इनके पास संसाधनों की कमी है और ये अनस्किलफुल है, ठीक है। तो ये कहना था जो वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट बोल रहे थे। तो इन्होंने कहा कि वेलफेयर स्टेट अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि ये क्या करता है, रिसोर्सेस को ट्रांसफर करता है मोर कॉम्पिटेंट पर्सन टू लेस कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ। यानी कि हम अपना पैसा दूसरे को क्यों दें, ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा पैसा अगर टैक्स में लिया जा रहा है तो देश के डेवलपमेंट में ही लगाया जाए, स्टेट के डेवलपमेंट में ही लगाया जाए, या उन लोगों को दिया जाए जिनको वाकई ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपने इस वेलफेयर स्टेट का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, आप फ्री मेडिकल सर्विस दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं और महंगाई भत्ता दे रहे हैं, साथ में और भी चीज़ें दे रहे हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता भी होता है उसे भी दे रहे हैं। तो इससे तो आपकी जो सुविधाएं आपको मोर कॉम्पिटेंट पर्सन को देनी चाहिए थी उनको तो आपने दी नहीं, और किसको दे दी, लेस कॉम्पिटेंट को। इससे क्या हो गया, इससे इकोनॉमिक लॉस होगा, इससे सोसाइटी में एक डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो ऐसी जगह यूज हो रहा है जहां पे देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ऐसा वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट में लिखने वाले लोग बोल रहे थे उस टाइम पे। एक और समस्या थी, कुछ समस्याएं जायज भी थी, जैसे एक्सेसिव एक्सपेंडिचर बन गया था। इससे पहले का जो स्टेट था वो केवल कुछ ही चीज़ों पर खर्च करता था, छोटा सा टैक्स लेता था लोगों से। किन किन चीज़ों पे खर्च करता था, पुलिस पे खर्च करता था, यानी कि पुलिस इसलिए रखता है स्टेट ताकि एक व्यक्ति की, लिबरलिज्म की परिभाषा में, ताकि एक व्यक्ति की इंडिविजुअल लिबर्टी को इंश्योर किया जा सके और वो अपनी लिबर्टी के साथ साथ, एंजॉय करने के साथ साथ, वो दूसरे की लिबर्टी को इन्फ्रिंज ना करे, उसका उल्लंघन ना करे, इसलिए पुलिस रखती है, पुलिस रखता है स्टेट। और दूसरा किस पे खर्च होता था कि जो हमारी बाहर की जो टेरिटरी हैं, यानी कि देश की जो बाहरी सीमाएं हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए बाहर से कोई अटैक ना हो जाए, या बाहर से देश को किस किस चीज़ों से खतरा हो सकता है, उन चीज़ों में यानी कि डिफेंस पे खर्चा करता है स्टेट। तो पहले स्टेट का ये काम था, लेकिन वेलफेयर स्टेट ने इन काम के साथ साथ और भी चीज़ें ऐड कर ली। तो वेलफेयर स्टेट का क्या हो गया, वेलफेयर स्टेट का साइज बहुत बड़ा हो गया, यानी कि स्टेट के काम बहुत सारे बड़े हो गए। अब जब स्टेट के काम बड़े हो गए तो सोशल सर्विस पे पैसा ज़्यादा खर्च होने लगा। अब कोई भी चीज़ आप इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो आप किसी चीज़ पे खर्चा तब कर सकते हैं जब आपके पास कमाई हो, तब आपके पास पैसा हो। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो सरकार है उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि वो उधार लेके फिर लोगों की सोशल सर्विस में लगाएगी। ऐसी स्थिति भी बन गई जो आजकल देशों की भी रहती है। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी हो गई, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का जो दायरा इतना बड़ा था वो इतना बड़ा हो गया। भाई ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी उन लोगों का समूह है जो रेशनल है, जो सरकार के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं या सरकार की पॉलिसी को फ्रेम करने में अपनी सहभागिता दिखाते हैं। तो जब इतना बड़ा राज्य का काम हो गया तो ब्यूरोक्रेसी का भी साइज होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग चाहिए सोशल सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये भी एक समस्या आने लगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अगर बड़ी होगी
तो सरकार का खर्चा भी ज़्यादा होगा, और जब सरकार का ज़्यादा खर्चा होगा और कमाई इतनी है नहीं तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी ड्यू टू वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब यह है कि जब आप वेलफेयर स्टेट को बनाएंगे और ऐसी ऐसी जगह सरकार खर्च करेगी जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है या जहाँ रेशनल भी नहीं है कि यहाँ खर्च करना चाहिए, तो जो इकोनॉमी है उसकी एफिशिएंसी जो है क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है। कहने का मतलब ये है जैसे कि सरकार कुछ कहने लगे, जैसे कि इंडिया में भी आपको कई बार देखने को मिलता है कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ पार्टीज वो ये वादा कर देती हैं कि इलेक्शन के जीतने के बाद हम हर एक व्यक्ति को इतने रुपए देंगे, या हम ये सुख सुविधाएं देंगे, या कुछ और ऐसी सोशल सर्विस देंगे। तो जो वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट में रहते हैं वो लोग ये कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से ये वाकई देश के हित के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा कि आप इकोनॉमी को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए जो इकोनॉमी की एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी। ये वेलफेयर स्टेट के खिलाफ ये बातें खड़ी होने लगी। और कई बार कहा जाता है कि वेलफेयर स्टेट के खिलाफ ये बातें इसलिए भी खड़ी हुई क्योंकि एक साइड से जो अथॉरिटेरियन स्टेट है, जैसे कि हिटलर वाला स्टेट था या मुसोलिनी वाला स्टेट था, वो जो ये कहते थे कि हाँ भी जो भी कुछ है स्टेट के साथ है, नहीं स्टेट के बाहर है, नहीं स्टेट के अंदर है। तो जो लिबरलिज्म वाले जो थर्ड फेज के जो अब थिंकर आएंगे, जिनको मैं आगे बताऊंगा, न्यू लिबरलिज्म कहते हैं जिनको, वो यही चैलेंज कर रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट की वजह से ही ये अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन सिस्टम उभरा है। ये भी एक इनका आरोप है। इस वजह से भी वेलफेयर स्टेट पर सोचना पड़ा कि वेलफेयर स्टेट को ख़त्म किया जाए या वेलफेयर स्टेट का दायरा बहुत सीमित कर दिया जाए। आगे चल के सरकारों ने बहुत सारे चेंज भी किया, इसलिए जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत सीमित हो गया। जैसे इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर थी, तो इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर ने उन्होंने क्या काम किया, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, यानी कि प्राइवेटाइजेशन लाना स्टार्ट कर दिया। और प्राइवेटाइजेशन लाने का मतलब ये है, जो न्यू लिबरल्स वाले थे, न्यू लिबरल थिंकर थे, उनका ही मानना था कि प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये था आपकी वेलफेयर स्टेट के साथ समस्याएं तो और भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेन समस्याएं जो थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें मुख्य थिंकर जो हैं, हम किन किन ने वेलफेयर स्टेट को चैलेंज किया, वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यू लिबरलिज्म को पढ़ेंगे। ये जो फेज़ है वो लिबरलिज्म की थर्ड फेज़ है, ये लास्ट फेज़ है। अभी तक जो है 3 फेज़ आई हैं, यानी कि 3 चरणों में लिबरलिज्म अभी चला है। तो उसमें ये लास्ट फेज़ है जिसमें 3-4 थिंकर मुख्य हैं, जिसमें रॉबर्ट नोजिक हैं, मिल्टन फ्रीडमैन हैं और एफ ए हयाक हैं। ठीक है, इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर से कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।